हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। अब आगे आते हैं हम एक्सप्लेनेशन 4 पे। एक्सप्लेनेशन 4 को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिवली इन इशू। कंस्ट्रक्टिवली इन इशू का क्या मतलब है कि कोई भी मैटर को हम किसी केस में बोल सकते थे डिफेंस या अटैक के लिए, बट हमने उस मैटर का वहाँ जिक्र ही नहीं किया जो किया जा सकता था डिफेंस या अटैक के लिए। तो वहाँ भी रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है अगर कोई केस डिसाइड हो चुका है। फिर हम दूसरा केस फाइल करते हैं और वहाँ पे कोई मैटर है जो कि हम पहले केस में बोल सकते थे अटैक या डिफेंस के लिए, बट वहाँ पे हमने इस बात को नहीं बोला, तो भी वहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है ताकि मल्टीपल प्रोसीडिंग ना हो सेम केस के लिए। तो यही बात एक्सप्लेनेशन 4 में बोला गया है। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन 4 क्या है भाई? एनी मैटर विच माइट एन आउट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन सच फॉर्मर सूट, जो अभी मैंने आपको बताया। अब इस कंस्ट्रक्टिवली रेस जुडिकाटा को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? एक ए नाम का व्यक्ति होता है, वो बी को कुछ सामान बेचता है और बी उसका पैसा नहीं देता उसको। तो ए बी के खिलाफ सूट फाइल कर देता है कि ये जो बी को मैंने सामान बेचा है इसका पैसा दिलवा दो। रिकवरी ऑफ मनी टुवर्ड सेल ऑफ गुड्स बाय ए टू बी। अब ये जो केस फाइल करता है ए, इस पर डिक्री भी आ जाता है और ए को पैसा भी मिल जाता है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग हो जाता है उस डिक्री का, और ए को उसका पैसा भी मिल जाता है। अब यहाँ तक तो बात समझ में आई। अब कुछ दिनों बाद ए क्या करता है? ए जो वो सामान बेचा था बी को और उसका जो पैसा नहीं मिला था, वो फिर से कोर्ट में केस फाइल कर देता है कि इसका जो इसने पैसा नहीं दिया था, इसका मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला था, इतने दिन तक पैसा नहीं दिया, उसका इंटरेस्ट बनता है, उसका इंटरेस्ट भी मुझे दिलवा दो। बट यहाँ पे कोर्ट इस सूट को इंस्यूट नहीं होने देगी। यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट वाला मैटर है, ये ए चाहता तो जो पहला केस में इसने सूट फाइल किया था बी के खिलाफ रिकवरी ऑफ मनी के लिए, वहाँ पे ये इंटरेस्ट वाला मुद्दा उठा सकता था कि रिकवरी ऑफ मनी के साथ साथ जो भी उसका सामान का प्राइस है उसके साथ साथ उसको इंटरेस्ट भी दिलवा दो। बट ए ने वैसा नहीं किया, तो जो दूसरा केस वो लेके जाएगा कोर्ट में, तो कोर्ट उस केस को इंस्यूट नहीं होने देगी। बोलेगी कि ये जो आप इंटरेस्ट वाला बात इस केस में लेके आए हो, ये जो फॉर्मर सूट था वहाँ आपने ये बात क्यों नहीं बोली? बोलना चाहिए था आपको कि ये जो फॉर्मर सूट में रिकवरी ऑफ मनी के लिए जो आपने सामान बेचा था, उसका जो प्राइस रिकवरी के लिए आपने सूट फाइल किया था, उसमें आपको इंटरेस्ट का जिक्र करना चाहिए था ना, आपने नहीं किया। तो अब हम मान लेते हैं कि आपने नहीं किया तो आपको नहीं चाहिए था इंटरेस्ट, तो हो गया बात ख़त्म। अब ये केस वापस से फाइल नहीं हो सकता। तो यही है एक्सप्लेनेशन 4 का मतलब। इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ए जो है वो बी के खिलाफ सूट फाइल कर देता है फॉर द पोजेशन ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ए जो है वो बी के पास कोई प्रॉपर्टी होगी, तो ए जो है बी के अगेंस्ट में सूट फाइल कर देता है कि जो बी के पास प्रॉपर्टी है वो मेरा है, इसका ऑनर मैं हूँ। और ये जो सूट है ये डिसमिस हो जाता है, कोर्ट नहीं मानती है। कोर्ट बोलती है नहीं, आप इसके ऑनर नहीं हो, तो ए को वो प्रॉपर्टी का पोजीशन कोर्ट नहीं देती है। अब ये फॉर्मर सूट जो पहले केस डिसाइड हो चुका है, इसमें ए को तो प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं मिलता, तो अब ए क्या करता है? ए उसी प्रॉपर्टी को लेके दूसरा केस फाइल कर देता है और बोलता है कि इस प्रॉपर्टी को मेरे को दे दो क्योंकि इस प्रॉपर्टी का मैं मॉर्टगेजी हूँ। तो कोर्ट क्या बोलती है? कोर्ट मना कर देती है। कोर्ट दूसरा केस को फाइल ही नहीं होने देती, बोलती कि ये जो आप मॉर्टगेजी का केस लेके आए हो मेरे को उल्लू बनाने के लिए, आप ये पहले में भी तो बोल सकते थे। आप पहले जो ये प्रॉपर्टी जो बी के पास है उसका पोजीशन लेने आए थे, आप बोल रहे थे कि इसका ऑनर आप हो दे दो। अब दूसरा केस आप लेके आ गए कि किसका आप मॉर्टगेजी हो, आप पोजीशन मांग रहे हो वही सेम प्रॉपर्टी का मॉर्टगेजी के बेसिस पे, उल्लू बना रहे हो मेरे को, तो हम इस केस को इंस्यूट नहीं करेंगे। फिर कोर्ट बोलती है मान लेते हैं हम ये कोर्ट इंस्यूट कर भी देते हैं, डिसीजन दे भी देते हैं, तो आगे चल के आप फिर यही प्रॉपर्टी का केस लेके आ जाओगे, बोले हुए कि ये प्रॉपर्टी आपको दे दिया जाए क्योंकि इस पर आपको एडवर्स पोजीशन के थ्रू राइट है। तो आप ऐसी तो मेरे को उल्लू नहीं बना सकते हो, कोर्ट ये बात बोलती है, तो वो सूट फाइल नहीं करती है। तो कोर्ट यही बात बोलती है कि ये जो आप मॉर्टगेजी वाला कॉन्सेप्ट लेके आए हो, ये जो फॉर्मर सूट था उसमें ही आपको ये बात बोल देनी चाहिए थी, वहाँ आपने नहीं बोला, तो बात ख़त्म। अब हम इस पर बार बार नहीं सुनवाई करेंगे, तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाता है। तो यही एक्सप्लेनेशन 4 बोलता है। अब एक
और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एग्जाम्पल इसलिए आपको ज़्यादा बता रहा हूँ ताकि जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल से ही कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या है, ए जो है वो बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर देता है। क्यों? टू रिकवर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ए बी के खिलाफ सूट फाइल कर देता है फॉर द डैमेजेस, जो भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से उसको डैमेजेस हुआ है उस डैमेजेस को रिकवर करने के लिए ए बी के खिलाफ सूट फाइल कर देता है। तो जो कोर्ट है वो ए के फेवर में डिसीजन दे देती कि हाँ इसका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो जो इसमें डैमेजेस हुए हैं वो ए रिकवर कर सकता है। तो अब बी क्या करती है, बी दूसरा केस लेके चली जाती है और बोलती है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ के बीच में है वो प्रॉपरली नहीं है। तो जो ये सब्सिक्वेंट सूट बी फाइल करती है, इसमें कोर्ट ये बोलती है कि ये जो आप दूसरा इशू लेके आ गए हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को जो आपके और ए के बीच में हुआ था उसको रिसिंड कर दिया जाए, क्योंकि जो आप और ए के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ था वो फुल्ली तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हुआ था। तो ये बात आप पहले जो फॉर्मर सूट में डिसीजन आया था ए के फेवर में वहाँ भी उठा सकते थे, बट आपने नहीं उठाया, तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा लग जाएगा। हम बार बार इस केस को नहीं सुनेंगे। ये रहा कुछ एक्सप्लेनेशन 4 के एग्जाम्पल। आई होप आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए होंगे। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा किसे बोलते हैं? इफ़ अ प्ली कुड हैव बीन टेकन बाई पार्टी इन अ प्रोसीडिंग between him and his opponent, he should not be permitted to take that plea against the same party in a subsequent proceeding with respect to the same subject matter. तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया है कि कोई भी मैटर को लेके अगर हम फॉर्मर सूट में उस बात को बोल सकते थे, उसको डिफेंस या अटैक में यूज कर सकते थे, बट नहीं किया। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि सेल ऑफ गुड का जो उसमें पैसा लेने आया था ए, बट वो पैसा तो ले लिया, इंटरेस्ट नहीं मांगा। वो वहाँ इंटरेस्ट मांग सकता था बट नहीं मांगा, दूसरा सूट फाइल किया, तो वहाँ रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। तो कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा हो गया। इसमें कुछ केसेस हैं, आप इसको एक बार रिसर्च कर लेना। देखो मैंने रेस सब जुडिस में ना जो केसेस के फैक्ट्स हैं वो थोड़ा डिटेल में बताए हैं, बट इसमें मैं केसेस के फैक्ट्स ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं चाहता हूँ आप रिसर्च करो इस पर, ताकि आपका दिमाग खुले। आप जितना ज़्यादा इस पर रिसर्च करोगे आपको ये टॉपिक ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये केसेस मैंने कुछ लिखे हैं, इस पर आप थोड़ा रिसर्च करना, इसके फैक्ट्स जजमेंट को रिसर्च करना। अब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से रिलेटेड एक केस देखते हैं। इन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन 1977 का केस है। इसमें क्या होता है, एक ए नाम का व्यक्ति रहता है, वो सब इंस्पेक्टर रहते हैं पुलिस में, और वो डिसमिस कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा? डीआईजी के द्वारा। वो जो ए नाम के व्यक्ति हैं वो डिसमिस कर दिए जाते हैं डीआईजी के द्वारा। अब ये जो ए है ये कोर्ट में चले जाते हैं और ये बोलते हैं कि ये जो डिसमिसल है ये गलत है, क्योंकि ए को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया गया, इनकी कोई बात ही नहीं सुनाई, इनको मतलब मौका ही नहीं मिला अपना पॉइंट रखने का, और ये कोर्ट इनके पिटिशन को डिसमिस कर देती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में अपील के पास ये केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि आपने जो फर्स्ट पिटिशन फाइल किया था वहाँ आपको ये बात बोल देना चाहिए था कि आप आईजी के द्वारा अपॉइंट हुए हो, डीआईजी के पास पावर नहीं है। बट जब केस डिसाइड हो गया तब आप दूसरा केस लेके आ रहे हो, फिर ऐसे तो आप तीसरा भी कोई मैटर इन इशू लेके आ जाओगे अगर हम आपके अगेंस्ट में डिसीजन दे दें तो यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आप ये बात फर्स्ट पिटिशन में बोल सकते थे कि आप आईजी के द्वारा अपॉइंट हुए हो, डीआईजी के पास पावर नहीं है, बट आपने नहीं बोला। तो यही एक्सप्लेनेशन 4 बोलता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन 4 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी आया होगा एक्सप्लेनेशन 3 एंड 4 तो आप मेरे को टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं अपने डाउट्स को। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से रिलेटेड एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। मान लेते हैं एक ए नाम का व्यक्ति है जो बी का एम्प्लॉय है और बी इसका एम्प्लॉयर है। तो बी जो है वो ए को अपने कंपनी से निकाल देता है, तो ए इसी बात को लेके कोर्ट में चला जाता है और वहाँ पे ए जो है वो बोलता है कि बी मेरे को नहीं निकाल सकता, क्योंकि ए ये बोलता है कि मेरे पास 1 साल का बच्चा है और मैं इसके कंपनी बी के कंपनी में 10 साल से काम कर रहा हूँ, वर्किंग सिंस 10 ईयर। ठीक है, ए ये बात बोलता है, बट यहाँ पे केस डिसमिस हो जाता है, बी के फेवर में डिसीजन चला जाता है। अब ए क्या करता है, ए फिर दूसरा केस लेके जाता है बी के खिलाफ ही, वो जो बी ने निकाला है उसको ए को उसी से रिलेटेड वो लेके जाता है और बोलता है
कि जो उसका ऑफर लेटर था उसमें 30 डेज नोटिस का कॉन्ट्रैक्ट था। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, ऑफर लेटर में लिखा था कि निकालने से पहले 30 दिन का नोटिस मिलेगा, बट यहाँ पे बी ने नोटिस नहीं दिया। तो कोर्ट क्या बोलेगी, कोर्ट ये दूसरे केस में बोलेगी ये जो आप 30 दिन वाला नोटिस का बात लेके आए हो, ये आप जब पहले केस फाइल किए थे तो वहां भी तो ये बात बोल सकते थे ना कि हाँ आपको निकालने से पहले 30 दिन का नोटिस देना चाहिए था बी को, बट आपने ये बात क्यों नहीं बोली वहां पे? वहां पे तो आप कुछ और ही बोल रहे थे, आपको ये बात बोलनी चाहिए थी। तो अब हम इस केस को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अब यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। तो इसी को कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन 4 यही बोलता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये लेक्चर। तो ऐसे ही आप डिटेल लेक्चर देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल विधिशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर बाई चांस अगर आपको यूट्यूब पे देखने का मन नहीं है इस लेक्चर को, तो आप मेरे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म www.vidhisala.co.in पे भी जाके ये CPC कोर्स में जाके इस लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।